हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा का एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट एक्विसिटम स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हम स्पोर्स तक पहुंचे थे कि किस प्रकार से एक्विसिटम में स्पोर्स का निर्माण होता है। और फाइनली हमने ये बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं वो टेरिडियम एक्विसिटम की जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसे गेमेटोफाइटिक फेज कहते हैं उसके लिए मदर सेल का कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्विसिटम का गेमेटोफाइटिक फेज स्टडी करेंगे क्योंकि गेमेटोफाइट का निर्माण स्पोर्स से होता है। तो स्पोर्स की स्ट्रक्चर के ब्रीफली यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स में आपको बतानी होती है कि इसके स्पोर्स कैसे होते हैं। तो बात करें इसके स्पोर्स की, तो आमतौर पर जो स्पोर्स होते हैं वो गोल होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इनकी जो विशेष बात है वो ये कि इनकी जो स्पोर वॉल है, स्पोर्स की जो स्पोर वॉल है वो 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की बनी होती है। इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्सोस्पोर कहलाती है और इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोस्पोर कहलाती है। और ये दोनों ही जो लेयर्स हैं क्योंकि स्पोर के साइटोप्लाज्म से बनती हैं इसलिए इन्हें ट्रू वॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक्सोस्पोर के बाहर आप देखेंगे तो क्यूटिकल युक्त मध्य परत पाई जाती है जो अंततः सबसे बाहरी परत एपीस्पोर से घिरी होती है। तो यहाँ पर जो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर की हम बात कर रहे थे तो इसमें और जो स्पोर्स आप देखेंगे उनमें ये 2 ही लेयर पाई जाती हैं, एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स। लेकिन यहाँ पर जो एक्सोस्पोर है उसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे एपीस्पोर कहते हैं और ये जो एपीस्पोर है इसके ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसके साथ साथ मध्य परत और जो एपीस्पोर हैं ये दोनों ही पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड से डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रू वॉल्स कहा जाता है। मैं अगेन इसको 2 लाइनों में ऐसे अगर बताऊं आपको कि जो स्पोर वॉल है वो 4 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स की बनी होती है। इनमें से जो 2 मेन लेयर्स हैं वो एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स हैं। आउटर लेयर नॉर्मली एक्सोस्पोर कहलाती है और इनर लेयर एंडोस्पोर कहलाती है। लेकिन इनमें यहाँ एक्विसिटम में जो सबसे बाहर है वो एक लेयर और पाई जाती है जिसे एपीस्पोर कहते हैं और एपीस्पोर के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है और यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे मिडिल लेयर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 लेयर्स इसके ऊपर पाई जाती हैं। सबसे बाहरी जो परत है जिसको अभी हमने एपीस्पोर बताया था आपको, वो डीजेनरेट होकर 4 पट्टियां बनाती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं चारों, ये एक दूसरे से फ्री होती हैं लेकिन एक कॉमन पॉइंट पर ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं जो कि स्पोर का बेसिक भाग होता है, स्पोर का जो आधारीय भाग होता है वहां पर ये एक पॉइंट पर जुड़ी हुई होती हैं, बाकी एकदम अलग होते हैं। इस प्रकार से ये जो चारों पट्टियां होती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके जो अपेक्सेस होते हैं वो स्पून लाइक होते हैं, जैसे स्पून होती है उसके जैसे ये नजर आते हैं और इन्हें इलेटर्स कहते हैं। तो ये जो 4 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जाती हैं जो नॉर्मली फ्री होती हैं लेकिन एक स्थान पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इन्हें इलेटर्स कहते हैं। और ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं और ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। आमतौर पर जब प्रकीर्णन होता है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होकर निर्माण करते हैं गैमेटोफाइट का। सबसे पहले जो स्पोर्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करके फूलने पर जो इनका बाह्य चोल होता है वो फट जाता है और इस समय जो इलेटर्स होते हैं इनकी भित्ति से ये पृथक हो जाते हैं। इलेटर्स भी भित्ति से पृथक हो जाते हैं। भित्ति से पृथक होने का मेरा मतलब है जो स्पोर वॉल पर एक जगह वो चारों इलेटर्स कनेक्ट थे वहां से वो फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब अब ये जो इलेटर्स हैं वो एकदम फ्री हो जाते हैं। इसके बाद फिर जो स्पोर है उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होने से 2 सेल्स बनती हैं। स्पोर्स में डिवीजन होने से 2 सेल बनती हैं। जो एक कोशिका छोटी होती है, इस छोटी कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट है वो विलुप्त हो जाते हैं और साथ में ये इलोंगेट होकर फर्स्ट राइजोइड बनाती है। स्पोर के डिवीजन से जो 2 सेल बनी उनमें एक सेल छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो जो छोटी सेल होती है, स्मॉल सेल, उसका क्लोरोप्लास्ट लॉस्ट हो जाता है और इसके साथ साथ ये इलोंगेट होकर
फर्स्ट राइजोइड का निर्माण करती है, जबकि जो बड़ी डॉटर सेल होती है वो कई विभाजनों के द्वारा फिर ग्रीन प्रोथेलस का निर्माण करती है। तो प्रोथेलस का निर्माण बेसिकली जो ग्रीन पार्ट है प्रोथेलस का, जो मेन बॉडी है प्रोथेलस की, उसका निर्माण बड़ी कोशिका के माध्यम से होता है। इसमें कुछ विशिष्टताएं भी नजर आएंगी आपको। यदि सीमित स्थान पर बहुत से स्पोर्स अंकुरित होते हैं, यानी स्थान कम है और वहां पर स्पोर्स ज्यादा जर्मिनेट होते हैं, तो जो प्रोथेलस है वो फिलामेंटस होता है। जो प्रोथेलस बनता है वो फिलामेंटस बनता है और इसकी जो ब्रांचेज बनती हैं, इस पर जो इसके डिस्टल एंड पर जो ब्रांचेज बनती हैं वो वीक होती हैं। वापस समझिए, अगर कम जगह पर यानी सीमित स्थान पर ज्यादा स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो प्रोथेलस का जो शेप है वो फिलामेंटस हो जाएगा, मतलब तंतुनुमा प्रोथेलस बनते हैं। और जिनके दूरस्थ सिरे पर जो शाखाएं होती हैं वो कमजोर विकसित होती हैं। इसके विपरीत यदि स्पोर्स दूर दूर जर्मिनेट होते हैं तो उनसे फिर थिक और पैडेड प्रोथेलस बनता है, गद्दीनुमा और थोड़ा मोटा प्रोथेलस बनता है। जो मैच्योर प्रोथेलस होता है वो आमतौर पर लाइट ब्राउन कलर का डॉर्सीवेंट्रल, क्रीपिंग और थैलॉइड स्ट्रक्चर है। मैच्योर प्रोथेलस की अगर बात करें तो वो हल्के भूरे रंग का पृष्ठाधारी, यानी दो उसकी सरफेस क्लियर होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, इसलिए इसे डॉर्सीवेंट्रल कहते हैं। क्सियान यानी क्रीपिंग, लेटा हुआ, और थैलस के जैसा होता है, इसलिए थैलॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो प्रोथेलस होता है इसकी लोअर सरफेस पर, जैसे कि मैंने टेरिडियम में भी बताया था आपको, वहां पर लोअर सरफेस पर इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं और अपर सरफेस पर प्रोथेलस का जो लोअर सरफेस है उस पर तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं और जो अपर सरफेस है वो इसकी ग्रीन होती है। अपर सरफेस पर हरी और ऊर्ध्व शाखित अशाखित पालियां होती हैं, मतलब जो अपर सरफेस होती है उस पर ग्रीन इलोंगेट ब्रांच्ड और या फिर अनब्रांच्ड लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपर सरफेस पर लोब्स पाई जाती हैं, लोअर सरफेस पर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जबकि अपर सरफेस पर ग्रीन इलोंगेट लोब्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी। अगर इसकी सेक्सुअलिटी की बात करें, प्रोथेलस की, एक्यूसिटम में प्रोथेलस की सेक्सुअलिटी, कई बार तो 2 नंबर में सिर्फ इतना सा ही पूछ लेता है ये कि एक्यूसिटम के प्रोथेलस की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो बड़ा कॉमन सा ये 3-4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जो प्रोथेलस होता है वो मोनोसियस होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है, जिस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, मतलब दोनों की दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस पर डेवलप होते हैं। लेकिन कुछ जातियों में विशेष परिस्थितियों में हेटेरोथैलिक प्रोथेलस उत्पन्न होते हैं। इसके लिए 2 अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताया गया है। एक्यूसिटम आर्वेंस में स्पोर्स जब अनफेवरेबल कंडीशंस में सघन रूप से अंकुरित होते हैं, मतलब बहुत पास पास जर्मिनेट होते हैं, तो ज्यादातर जो प्रोथेलस हैं उन पर केवल एंथ्रीडियम डेवलप होती हैं। एक्यूसिटम आर्वेंस में अनफेवरेबल कंडीशन में जब प्रोथेलस या जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो जो बनने वाला प्रोथेलस है उस पर केवल एंथ्रीडियम डेवलप होती है। ऐसे ही एक्यूसिटम डेबाइल की बात करें, यदि इसमें स्पोर्स दूर दूर डेवलप होते हैं, मैं ये पहली वाली बात है, स्पोर्स बहुत पास पास डेवलप हो और स्पोर्स दूर दूर डेवलप हो, तो यहां पर जब स्पोर्स दूर दूर जर्मिनेट होते हैं तो जो प्रोथेलस है वो बड़ा बनता है और मोनोसियस बनता है। स्पोर्स जब दूर दूर जर्मिनेट होते हैं तो बनने वाला प्रोथेलस बड़ा भी होता है और मोनोसियस होता है। मोनोसियस होने पर भी यहां पर भी एक कंडीशन ये आपको नजर आती है कि पहले आर्किगोनियम डेवलप होगी और उसके बाद एंथ्रीडियम डेवलप होगी। ठीक है, तो यहां पर पहले आर्किगोनियम डेवलप होगी और उसके बाद एंथ्रीडियम डेवलप होती है। तो ये एक्यूसिटम डेबाइल की कंडीशन है। लेकिन यदि जो स्पोर्स हैं वो बहुत पास पास ही जर्मिनेट होते हैं तो बनने वाले प्रोथेलस छोटे होंगे और इन पर केवल एंथ्रीडियम डेवलप होंगी, जैसा कि ऊपर भी बताया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इसकी सेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि नॉर्मली जो प्रोथेलस होता है
एक्यूसीटम में वो मोनोसियस होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ जातियों में ये डायसियस भी पाया गया है, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ही ऐसा देखा गया है। और इसके बाद आपको पता ही है कि जब प्रोथेलस बन जाता है तो प्रोथेलस पर डेवलप होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हम यहाँ दोनों एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले आर्किगोनियम, क्योंकि अभी आपको बताया है कि एक्यूसीटम में पहले आर्किगोनियम डेवलप होती है, उसके बाद एंथ्रीडियम डेवलप होती है, इसीलिए हम भी पहले आर्किगोनियम की ही बात करेंगे। ये जो आर्किगोनियम है वो प्रोथेलस की जो लोब्स होती हैं उनके आधार पर स्थित होती हैं। मैंने बताया था अभी प्रोथेलस में जो नीचे का भाग होता है उस पर राइजर्स होते हैं, और जबकि ऊपर का जो भाग होता है उस पर लोब्स पाई जाती हैं। तो ये जो आर्किगोनियम है वो उन लोब्स के बेस पर ही डेवलप होती है। डेवलप कैसे होती है ये कोई नया विषय नहीं है, चाहे वो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो या आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हो। मैंने टेरिडियम में भी आपको बताया है और प्लांट्स में भी आपने पढ़ा है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ पर भी जो प्रोथेलस के मार्जिनल मेरिस्टेम्स हैं उनकी एक सुपरफिशियल सेल आर्किगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। ये आर्किगोनियल इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा इसमें विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें एक दूसरे के समकोण पर दो बार विभाजन होता है, जिससे 4 प्राइमरी नेक सेल बनती हैं। प्राइमरी कवर सेल में एक दूसरे के समकोण पर दो विभाजन होते हैं, जिससे 4 प्राइमरी नेक सेल्स बन जाती हैं। डायग्राम में ये सब कुछ आपको नजर आएगा। ये जो अभी सेल्स बनी इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 3 से 4 कोशिका ऊंचाई आर्किगोनियल नेक बन जाती है। इन सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे 3 से 4 कोशिका ऊंची आर्किगोनियल नेक का निर्माण होता है। तो आर्किगोनियम का एक भाग जो कि जिसे हम नेक कहते हैं उसका डेवलपमेंट हो गया। अब दूसरी सेल बच रही है सेंट्रल सेल, उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी एनसीसी और एक वेंट्रल सेल बनती है। सेंट्रल सेल में डिवीजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी एनसीसी और एक वेंट्रल सेल। वेंट्रल सेल जो होती है उस वेंट्रल सेल में अगेन एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे एक वीसीसी और एग का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी एक कंप्लीट आर्किगोनियम डेवलप हो जाती है। कैसी होती है? तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमको नजर आए थे वही हैं, जैसा कि आपको पता ही है आर्किगोनियम के दो भाग होते हैं। एक फिलामेंटस भाग जो ऊपर होता है उसका, उसे नेक कहते हैं, और जो नीचे की तरफ फूला हुआ भाग होता है उसे वेंटर कहा जाता है। आमतौर पर जो वेंटर है वो प्रोथेलस में एम्बेडेड रहता है, जबकि जो इसकी नेक है वो 3 से 4 कोशिका ऊंचाई की होती है और उदग्र कोशिका पंक्तियों की बनी होती है। नेक में 1 से 2 एनसीसी प्रेजेंट होती हैं, एक भी हो सकती है, कुछ जातियों में 2 भी हो सकती हैं, जबकि जो वेंटर है उसमें एक बीसीसी और एग स्थित होता है। ये सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम भी प्रोथेलस की जो ऊर्ध्वपालियां हैं उनके सीड्स अथवा आधारी कॉम्पैक्ट भाग पर डेवलप होती हैं। जो लोब्स थी आर्किगोनियम तो लोब्स के बेस पर डेवलप होती है, एंथ्रीडियम उसके सीड्स भाग पर भी डेवलप हो सकती है और बेस भाग पर भी डेवलप हो सकती है, अर्थात दोनों भागों पर इनका निर्माण हो सकता है। जो गैमेटोफाइट है उसके संहत भाग पर विकसित पुंधानियां अंतः स्थापित पुंधानियां, जबकि पालियों के शीर्ष पर स्थित पुंधानियां प्रक्षेपित पुंधानियां कहलाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जो लोब्स हैं अगर उनके अपेक्स पर जो एंथ्रीडियम डेवलप होती हैं, शीर्ष भाग पर अपेक्स पर जो एंथ्रीडियम डेवलप होती हैं उन्हें प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो बेस भाग पर थोड़ी नीचे की तरफ एंथ्रीडियम डेवलप होती हैं उन्हें एम्बेडेड एंथ्रीडियम कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की एंथ्रीडियम बन सकती हैं, अपेक्स भाग पर बनती हैं उन्हें प्रोजेक्टेड, और जो नीचे की तरफ बेस भाग पर बनती है उन्हें प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम कहा जाता है।
डेवलपमेंट कैसे होता है? बहुत सिंपल सा डेवलपमेंट है, जैसे कि आपने पिछले कई प्लांट्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो एम्बेडेड एंथ्रीडियम है, क्योंकि दो प्रकार की है ना, तो यहाँ बात हो रही है पहले एम्बेडेड जो एंथ्रीडियम है वो प्रोथेलस के मार्जिनल मेरिस्टेम से उत्पन्न सुपरफिशियल सेल से डेवलप होती है। बिल्कुल आर्किगोनियम की तरह ही है। ये सुपरफिशियल सेल होती है, एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती हैं, आउटर जैकेट इनिशियल और इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। डायग्राम में ये आपको बताया गया है। फिर जो जैकेट इनिशियल है उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और एंटीक्लाइनल डिवीजन के माध्यम से सिंगल लेयर जैकेट का निर्माण होता है। और इसकी जो शीर्ष भाग की एक सेल है, इसकी ऊपरी भाग की एक जो सेल होती है वो ओपर्कुलर सेल के रूप में डिफरेंशिएट हो जाती है। ओपर्कुलर सेल के रूप में डिफरेंशिएट हो जाती है। फिर जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है उसमें अनेक विभाजन होते हैं जिससे एंड्रोगोनियल सेल्स का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स का पूरा समूह बना, इन सेल्स की जो लास्ट लेयर होती है, अंतिम पीढ़ी वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वो एंथ्रोजॉइड मदर सेल का कार्य करती हैं। और ये जो एंथ्रोजॉइड मदर सेल हैं वो मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है। ये बात की थी हमने एम्बेडेड एंथ्रीडियम की। एक पॉइंट में थोड़ा सा अंतर उसका बताया हुआ है, जो प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम है उसका। तो नीचे आप लास्ट पॉइंट में आप पढ़ पा रहे हैं, जो प्रोजेक्टेड एंथ्रीडियम है उसके विकास में लोब्स की अपेक्स सेल्स में 3 भित्तियों से विभाजन होता है। जो लोब्स की अपेक्स सेल है, सबसे ऊपर की सेल है, जिसे एपिकल सेल भी कह सकते हैं, उस एपिकल सेल में 3 जो अलग अलग वॉल्स हैं उनसे डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक टेट्राहेड्रल सेल बनती है। और ये जो टेट्राहेड्रल सेल बनती है ये एंथ्रीडियल इनिशियल का कार्य करती है और बाकी का जो डेवलपमेंट है वो पूरा सेम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो जाता है। एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लगभग गोलाकार संरचना होती है, एक सिंगल लेयर जैकेट के द्वारा कवर रहती है और इसके शीर्ष भाग पर ओपर्कुलर सेल प्रेजेंट होती है, जो भी बताया था। जो जैकेट है उसके शीर्ष भाग पर ओपर्कुलर सेल पाई जाती है। इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी संख्या लगभग 256 तक होती है। ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो नॉर्मली यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। एंथ्रोजॉइड बनने के बाद जो एंथ्रीडियम है उसका डाइसेंस होता है और ये लिबरेट हो जाते हैं। क्या होता है, एंथ्रीडियम के चारों ओर स्थित सेल्स और एंथ्रोजॉइड्स ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, जिससे वहां पर एक प्रेशर डेवलप होता है। इस प्रेशर से जो ओपर्कुलर सेल है वो अपने स्थान से हट जाती है और जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हो गए। तो मेल फीमेल गैमीट दोनों हैं। अब इसके बाद फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन प्रोसेस की तरह होता है, जैसे सब प्लांट में ऑलमोस्ट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एनसीसी और वीसीसी इसके डिजेनरेट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जिससे एक म्यूसिलिजिनस पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें ये जो म्यूसिलिजिनस पदार्थ है ये आर्किगोनियम नेक के ऊपर यानी मुख पर आ जाता है। इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है जो स्पेसिफिक रूप से एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इस प्रकार से आकर जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो कई सारे एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम में एंटर हो जाते हैं, लेकिन केवल एक ही उनमें से एंथ्रोजॉइड एग के साथ फ्यूज होता है और फाइनली डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। यहाँ पर इसके बाद जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप होगा और निर्माण करेगा एम्ब्रियो का। यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ हम यो भी कर लेते हैं कि इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अभी जो जाइगोट बनाया उसी से होगा। इसमें जो जाइगोट है जिसे ओस्पोर भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल बनती हैं, आउटर एपिबेसल सेल और इनर हाइपोबेसल सेल। एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल ये दोनों ही सेल्स जो हैं
वो एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लेती हैं। इन दोनों ही सेल्स में एक वर्टिकल डिवीजन होता है जिससे 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है। जो 4 सेल्ड एम्ब्रियो बना, इसमें अगेन एक डिवीजन होता है और इससे ऑक्टेंट बन जाता है, यानी 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है। 4 कोशिकाओं के 2 टीयर। इनमें से 4 एपिबेसल सेल होती हैं और 4 हाइपोबेसल सेल होती हैं। जो 4 एपिबेसल सेल्स हैं उनमें से एक सूट एपिकल सेल, 4 एपिकल जो सेल है, एपिबेसल सेल हैं, उनमें से एक को कहा जाता है सूट एपिबेसल सेल या सूट एपिकल सेल का निर्माण होता है उससे। बाकी 3 से लीफ इनिशियल्स का निर्माण होता है या वो लीफ इनिशियल की तरह कार्य करते हैं। वापस सुनिए, जो 4 एपिबेसल सेल्स होती हैं उनमें से एक से सूट एपिकल सेल का निर्माण होता है, जबकि 3 से लीफ इनिशियल्स का निर्माण होता है। जबकि जो 4 हाइपोबेसल सेल हैं उनमें से एक से रूट इनिशियल का निर्माण होता है और 3 से फुट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 एपिबेसल और हाइपोबेसल सेल हैं, उनमें से एक सेल ने बनाया सूट एपिकल सेल और दूसरी तरफ हाइपोबेसल सेल में से एक सेल ने बनाया रूट एपिकल सेल। तो 2 सेल बन चुकी हैं, एक सूट के लिए और एक रूट के लिए। ये जो दोनों सेल्स हैं, रूट एपिकल सेल और सूट एपिकल सेल, ये तेजी से ग्रोथ करती हैं और तेजी से ग्रोथ करने के बाद सबसे पहले रूट का निर्माण होता है, प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। ये प्राइमरी रूट जो होती है वो प्रोथैलस को भेद करके सॉइल में एंटर कर जाती है, जबकि जो सूट एपिकल सेल है उससे प्राइमरी सूट का निर्माण होता है। ये जो सूट बनता है, जो स्टेम में कन्वर्ट होता है, वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड हो जाता है और साथ में इससे कई ब्रांचेस डेवलप होती हैं, क्योंकि सूट बनेगा तो उस पर ब्रांचेज भी डेवलप होंगी। ये जो ब्रांचेज बनती हैं उनमें से ही कुछ ब्रांचेज अंडरग्राउंड हो जाती हैं और ये अंडरग्राउंड राइजोम का निर्माण करती हैं। तो इसका जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है वो इस प्रकार से डेवलप हो जाता है। आगे जब डेवलपमेंट होता है तो उनमें से जो प्राइमरी रूट है वो नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर कई एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट इकोसिस्टम का प्लांट बन जाता है, जो उसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। ये जो डेवलपमेंट है इसको आप डायग्राम में भी आगे स्लाइड पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता रखा है। और पूरी की पूरी अगर लाइफ साइकिल जिसमें आप दोनों जनरेशन देखना चाहें, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो वो भी आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। इसमें आप ये दोनों की दोनों पूरी की पूरी लाइफ साइकिल टेरिडियम की, इसकी इकोसिस्टम की देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। थोड़ा सा हो सकता है मैंने कुछ जगहों पर जल्दी की हो, लेकिन अगर आप इसको एक बार और 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे और थोड़ा समझ के इसके नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ आप रे डायग्राम बनाकर इसको कंप्लीट करें तो ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे। थैंक यू।